क्वेश्चन नंबर 22 का, इसमें इंटरनल चॉइस है अथवा। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब इसको देखिए आप, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। क्या क्या दिया हुआ है? तिर्यक ऊंचाई ये दी हुई है, तो मैंने तिर्यक ऊंचाई क्या ले ली? L। अब ये शंकु है, ये तो इसकी ऊंचाई है, ये हाइट है, और यह है तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, और यह है रेडियस, ठीक है, त्रिज्या, MB त्रिज्या है, OM ऊंचाई है, हाइट है, और OB क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। और इसका अर्धशीर्ष कोण क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। अर्धशीर्ष कोण पूरा हो जाएगा शीर्ष कोण ये, और उसका आधा क्या हो गया? अर्धशीर्ष कोण। दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण, मतलब इस शंकु का, इस कोण का अधिकतम आयतन होगा जब ये अर्धशीर्ष कोण थीटा का मान tan इनवर्स √2 आएगा। ठीक है, मान लेता हूं मैं, माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है, शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है, L तिर्यक ऊंचाई है, L तिर्यक ऊंचाई है, H ऊंचाई है, H ऊंचाई है, तथा R त्रिज्या है, R त्रिज्या है। ये रेडियस, ये हाइट H, ये H मान लिया मैंने, OM क्या है? H है, OB ये L है, और MB ये R है, रेडियस। तो ये तो दिया हुआ है, L तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं इस H को भी निकाल लेता हूँ, R को भी निकाल लेता हूँ। आप देखिए, यदि मैं लिखता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इस थीटा के लिए ये लंब है, कोण के सामने की भुजा लंब है, यह आधार है, और एक कर्ण है, तो ये लंब हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे, साइन थीटा कह रहा हूँ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये एंगल 90 डिग्री है तो कर्ण हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा R/L। इसका मतलब हुआ कि R = L साइन ऑफ थीटा। रेडियस मैंने इसकी निकाल ली, ठीक हो गया। अब आप देखो, यदि मैं cos थीटा लिखता हूं तो cos थीटा इस थीटा के लिए लंब है, ये आधार है, परपेंडिकुलर है, बेस है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा H/L। ये आधार है, बेस, और एक कर्ण है, तो दिस इंप्लाइज दैट H = L cos ऑफ थीटा। मैंने L के टर्म्स में जो दिया हुआ था मेरे को, मैंने R रेडियस निकाल दी शंकु की, ठीक है, और उसकी ऊंचाई भी निकाल दी। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V = 1/3 πr² H होता है। तो V कितना हो गया? 1/3 पाई, R की वैल्यू रख लेता हूँ L साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर इंटू H, H है L cos ऑफ थीटा, तो V = 1/3 पाई, L का स्क्वायर L² साइन स्क्वायर थीटा
इंटू एल कॉस थीटा, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया आयतन। वॉल्यूम ऑफ कोन का आयतन 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा हो गया। ठीक हो गया। अब देखो हमको क्या देखना है कि महत्तम आयतन, तो ये मैक्सिमा मिनिमा का प्रश्न है, उच्चतम और निम्नतम। ठीक है, तो महत्तम वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये भी जो है किसका फंक्शन है, v किसका फलन है, थीटा का है, क्योंकि l तो कांस्टेंट है, तो थीटा क्या है, चेंजेबल है। यदि थीटा बड़ा हो जाएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, थीटा छोटा हो जाएगा तो और इधर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं लिख लेता हूँ dv/d थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, ये तो कांस्टेंट है। ठीक हो गया, ये तो कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन, अब ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब d/d थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन d/d थीटा कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। अब ये कितना हो गया, आप देखिए dv/d थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन देखिए साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, 2 पहले आ गया, 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो dv/d थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाहर आ गया 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे पास जो dv/d थीटा आया, डेढ़ कितना आ गया 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा इंटू ए। यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, 2 कॉमन ले लूँगा तो कितना हो जाए, सॉरी 2 नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो dv/d थीटा 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पर 2 बच गया, और यहाँ पर है नहीं कॉस स्क्वायर, तो इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, इसके आगे चलते हैं। ये तो सब आपने देख लिया है किस रूप में निकाला है। अब मैं आगे की कैलकुलेशन के लिए जाऊंगा। चलिए आगे की कैलकुलेशन कर लेता हूं। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट किस रूप में मैं सॉल्व करूंगा। मेरे पास dv/d थीटा मुझे मिल गया है, उसको देखिए आप। इसको देखिए आप यहाँ पर dv/d थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3 पाई एल क्यूब, 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 10 स्क्वायर में तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, समझ गए आप। अब देखो आप जानते हैं महत्तम आयतन या निम्नतम आयतन, ठीक है।
v के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए v के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 रखने पर, ये तो तरीका है, ठीक है ना। जब आपने दिखाना है कि v मैक्सिमम है, v अधिकतम है, आयतन अधिकतम है, तो dv बाई डी थीटा को 0 रखते हैं अपने आप। तो इसको देखिए आप 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में। अब थीटा π/2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि π/2 90 जो हो जाएगा, थीटा तो ऐसे चला जाएगा, तो हमारा शंकु नहीं बनेगा। तो इन दो का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो साइन थीटा 0 है या ये 0 है, ठीक है। तो यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। साइन 0 0 होता है, पर यदि ये कोण 0 हो गया, इफ दिस एंगल बिकम 0 देन वी कांट फॉर्म कोण। यदि ये कोण 0 हो जाएगा तो कोण ही नहीं बनेगा। तो मैं लिख दूंगा जो कि संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, ठीक हो गया। अब आप देखो क्या 0 होगा, फिर आप देखो 0 क्या होगा फिर। आप देखिए हमारे पास 0 क्या आएगा, इसका मतलब ये वाला 0 है, ये तो 0 नहीं है, तो ये वाला 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, इसको वहाँ ले लेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मेरे पास एक चीज यहां पर आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब मैं देखो, जब मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इस tan थीटा से मैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। आप देखो, यदि ये थीटा है, ये लंब, ये आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये वर्गमूल 2/1, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वर्ग 2, इसका वर्ग 1 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, इसका वर्ग 2, इसका वर्ग 1, तो 2 और 1 3, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब मेरे पास ये आ गया, तो मैं यहाँ से बी की वैल्यू रखी है ना मैं यहाँ से क्या निकाल दूंगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब आप देखो क्या आएगा मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए थीटा के लिए लंब एक कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण वर्गमूल 2/3 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इस थीटा के लिए आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 1/3, ठीक हो गया। अब ये तो मेरे पास आ ही रखा है, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तो मैंने निकाला हुआ है पहले, ठीक हो गया। अब चलो, अब आप देखिए ये जो dv बाई डी थीटा है, मैंने ये भी शो करना है कि dv बाई डी थीटा नेगेटिव है। जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाएगा v का, तो तब मैं कहूँगा आयतन क्या हो गया, अधिकतम होगा। यदि मैं डबल डिफरेंशिएशन कर दूंगा, ठीक है ना, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, और यदि वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब v क्या है, अधिकतम है, उच्चतम है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर
डी टू वी ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। इसको देखिए, अब इसको मैं दो फंक्शन के हिसाब से लिखता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन गुणा गया ये, तो डी बी बाई डी थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इसका डिफरेंशिएशन, या इसको पहले बोल लो, इसका डिफरेंशिएशन गुणा ये, इसको मैंने पहले लिख लिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप देखिए 2 का तो 0 हो गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कितना हो जाएगा, डी टू भी ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इसका डिफरेंशिएशन देखिए, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस, और साइन थीटा पहले से साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, गुणा हो जाएगा 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर गुणा जो कर लेता हूँ मैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ आप देखिए -2 tan थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा। फिर से देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, ध्यान से आप करिए, इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ, -2 पहले ये लिख लेता हूँ, चलो, -2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब देखो कितना होगा, 1/3 पाई एल क्यूब, आप देखो कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए आप, टेन थीटा है मेरे पास, चलो अभी मैं कर लेता हूँ, ठीक है, अभी रहने दीजिए इसको इतना, माइनस यहाँ आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1/सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इससे कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो माइनस ये हो रहा है 2 tan थीटा साइन थीटा, ये मेरे पास आ गया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, मैं वैल्यू रखता हूँ, tan थीटा की जगह वर्गमूल 2, साइन थीटा की जगह ये, कॉस थीटा की जगह ये, तो d2v ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। यहाँ आप देखिए, जैसी मैं tan थीटा की जगह वर्गमूल 2 रखूँगा तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2, तो 2 - 2 तो पूरा 0 हो गया, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मेरे पास क्या आ गया, -2 tan थीटा इंटू, यहाँ भी वैल्यू रख लेता हूँ सीधा, आप देखिए जैसे मैंने tan स्क्वायर थीटा की जगह 2 रखा, ये पूरा 0 हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, -2 इंटू tan थीटा वर्गमूल 2 इंटू साइन थीटा है मेरे पास वर्गमूल 2/3, ठीक है। अब इस सब इसको सब देखिए आप, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 की गुणा कितना हो जाएगा 2, तो मेरे पास कितना आ रहा है, d2v ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस साइन यहाँ वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना 2,
और 2 गुणा 2 4, तो 4 बटे वर्गमूल 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ ले आया, 4 बटे 3 वर्गमूल 3, ध्यान दीजिए, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 2 और 2 दूनी 4, 4 बटे 3 वर्गमूल 3 माइनस भी है और बराबर -4 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई एल क्यूब। अब इसको ध्यान दीजिए आप, पाई भी नेगेटिव नहीं होता है, एल भी नेगेटिव नहीं होता है, लंबाइयाँ हैं। पाई का मान तो 22/7 आप रखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, कांस्टेंट है। एल आपका फिक्स वैल्यू कोई है, पॉजिटिव वैल्यू, लेंथ है वो, तो ये पूरा क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। दिस इज नेगेटिव, यह आ गया ऋणात्मक, डबल डिफरेंशिएशन ऋणात्मक आ गया। तो यहाँ आप कैलकुलेशन में देखिए मेरे पास क्या आया है डियर स्टूडेंट, इसको आप देखिए d2v ओवर डी थीटा स्क्वायर क्या आया, नेगेटिव, ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब v उच्चतम होगा, अर्थात आयतन अधिकतम होगा। आयतन क्या होगा, महत्तम लिख दो, जो शब्द वो दे रहे हैं वो ये लिख लेते हैं। आयतन क्या होगा, महत्तम होगा, ठीक हो गया। महत्तम आयतन वाले आ गया, महत्तम आयतन, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया। इस आयतन का 2 बार अवकलन किया तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और किस पर है वो, यहाँ आप देखिए है किस पर, मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आई थी, आप देखिए हमारे पास आया था ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये है अर्ध शीर्ष कोण। अर्ध शीर्ष कोण कितना हो गया, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, यही निकालना था। अर्ध शीर्ष कोण इतना होगा, tan वर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, और वॉल्यूम अधिकतम, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम करते हैं, आइए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z = 5x + 10y का न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण कीजिए। मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन, ये व्यवरोध हैं, इनको कहते हैं व्यवरोध। x + 2y ≤ 120, x + y > 60, x - 2y > 0, x > 0, y > 0, ठीक है। और समीकरण है ना ये, ठीक है, इनइक्वलिटीज हैं, और ये है उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान चाहिए, इनका प्रयोग करके, ये व्यवरोध हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके लेते, मैं ध्यान से आपको समझाता हूँ इसको। देखिए ये जो 12 चैप्टर है ना आपका, एक एक्सरसाइज है इसमें, ओनली 1 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है और 4-5 क्वेश्चन पीछे एग्जाम्पल हैं सॉल्व, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 से पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है 4-5, तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन ही हैं। 2 ही तो मेथड उसमें लग रहे हैं, या तो परिबद्ध होगा या अपरिबद्ध होगा, 2 मेथड के क्वेश्चन हैं, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में बनता है आपका। ये क्वेश्चन आपने ग्राफ पेपर मिलेगा बोर्ड में आपको। बाय द वे एग्जामिनेशन सेंटर पर ऐसा हो गया कि ग्राफ देना भूल गए, तो आप बोलेंगे कि सर ग्राफ भी दे दीजिए, ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर पर ही होता है, तो आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे और जहाँ पर सॉल्व करेंगे वहीं इसको लगा देंगे, ग्राफ को फिर सिल देंगे कॉपी को, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए, इनकी मदद से मैंने फिगर बनाना है। तो पहला मैं इस इनइक्वलिटी को लेता हूं, x + 2y क्या है, x + 2y = 120 है,
ग्राफ खींचने के लिए मैं स्ट्रेट लाइन लूँगा, सरल रेखा, तो मैं ले लेता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, लेस देन छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये सरल रेखा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको मैं ट्रेस कर सकता हूँ, इसका मैं ग्राफ खींच सकता हूँ। 120 से मैंने डिवाइड किया तो कितना हो गया, x बाई 120 प्लस इसमें 120 से भाग करूँगा तो y बाई 60 इज इक्वल टू 1। तो x बाई 120 प्लस y बाई 60, ये नंबर 1 था ना, इनइक्वलिटी नंबर 1। तो ये सरल रेखा हो गई। इस सरल रेखा को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। मैं सिंपल रूप में इसको अंतः खंड रूप में बना रहा हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म में बना रहा हूँ। क्लास 11th में आपने रेखा के डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस देखी हैं, तो ऐसी फॉर्म क्या कहलाती है, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतः खंड रूप। इसको अंतः खंड रूप इसलिए कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर 120 अंश का, एक्स एक्सिस पर 120 का अंतः खंड कटेगा और वो एक्सिस पर 60 का। अब एक ग्राफ कॉपी है, मैं तो उसे बोर्ड में बना रहा हूँ, आप ग्राफ कॉपी बनाएंगे। एक खाना को आप 10 लेके चलिए, यहाँ पर मैंने भी एक खाना 10, 20, 30, 40, ये वाला 50, ये 60, ये 70, ये 80, 90, 100, ये 100, 110, 120। ठीक है, यहाँ भी ऐसी सेम पैमाना लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आगे। ठीक है, ग्राफ कॉपी पे बड़े बड़े खाने को 10-10 मान के आप चलिए। तो एक्स एक्सिस पर 120 का अंतःखंड ये है 120, तो इसको मैं पॉइंट ए रख देता हूँ, तो 120,0। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अभी 120 तो है ही है, आप देख रहे हैं एक्स बाई 120, तो ए 120 0 हो गया। ठीक हो गया। वाई एक्सिस पर क्या हो रहा है, वाई बाई 60, वाई एक्स पर 60 का अंतःखंड, 60 कहाँ पर है, यहाँ पर है। मैं इसको बी पॉइंट लिख लेता हूँ। बी पॉइंट जो है 60 मतलब वाई एक्सिस पर 60 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई 60 हो गया। केवल रेखा खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, तो मैं इनको अब स्केल से मिलाता हूँ डियर स्टूडेंट। ठीक है, आपके पास स्केल बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि एकदम सीधी लाइन आ जाए। बोर्ड में आप देखिए, मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ, आप देखिए। थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए इसको, और आगे बढ़ा देता हूं मैं इसको। ये ठीक हो गया, ये हो गई। ये जो रेखा है ये वाली आ गई, ये इसके ऊपर मैं लिख देता हूं, इसके ऊपर मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन अवश्य लिखना चाहिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, तब पहचानने में आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि x प्लस, ये दूसरे नंबर की इनइक्वालिटी है, दूसरा नंबर का व्यवरोध है, तो मैं लिख दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू उसको 60, या 60 से भाग करूंगा, x बाय 60 प्लस वाई बाय 60 इज इक्वल टू 1, दाएं पक्ष में 1 बन जाए। तो ये फिर सरल रेखा का समीकरण है। एक्स एक्सिस पर 60 का अंतःखंड है, वाई एक्सिस पर 60 का अंतःखंड है। एक्स एक्सिस में 60 कहाँ पर ये है। ठीक है, तो एक पॉइंट में सी ले लेता हूँ। एक्स एक्सिस पर तो 60,0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये सी पॉइंट ही हो गया। ठीक हो गया। और वाई एक्सिस पे भी 60 का है, तो वाई एक्सिस पे 60 वाला पॉइंट तो यही है, बी वाला पॉइंट। तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं। आप देखिए ध्यान से, ये दूसरी लाइन हो गई। ये इसका मैं लिख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 वाली है, ये वाली।
ये वाली नीचे वाली, ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये वाली ऊपर वाली जो है ये x प्लस वाई इक्वल टू 60 की लाइन है, ठीक है। तीसरी आप देखिए, तीसरा मेरे पास क्या इनइक्वलिटी ये वाली है, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये थर्ड इनइक्वलिटी है। तो x माइनस 2y बराबर 0, इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 2y। ये जो इक्वेशन है ये भी सरल रेखा की इक्वेशन है। जब समीकरण इस रूप में हो कि उसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, x और y है केवल, इसका मतलब ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। आपने एग्जैक्ट नहीं बनाना है ना, ऐसा नहीं कि हम एंगल लेके बनाएं, नो, लगभग, ठीक है, लगभग फिगर बनेगा। तो x इक्वल टू 2y की जो रेखा है इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है प्लस माइनस में, तो ये मूल बिंदु से होकर जाएगी क्योंकि 0 0 को संतुष्ट करेगी। तो ये वाला पॉइंट आपका 0 0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। इस पॉइंट को मैंने O लिख दिया ये। अब यहाँ से होकर के ये लाइन पास होगी, ध्यान दीजिए, यहाँ से होकर के ये लाइन पास होगी, ठीक है। मूल बिंदु से होकर ये रेखा पास हो रही है। क्यों हो रही है मूल बिंदु से पास? क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक हो गया। दिस इज विदाउट कांस्टेंट, लाइन इज विदाउट कांस्टेंट। ये मेरे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या है, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ठीक है। 2 डायमेंशनल स्पेस में x इज इक्वल टू 0 y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष पर पड़ने वाले बिंदु और x का मान 0 से बड़ा, मतलब इधर की ओर बता रहा है। ये इसका ट्रेसिंग क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का y एक्सिस और उसके आगे के सारे पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फिगर बनता है, प्रथम चतुर्थांश में ये फिगर जाता है, तो प्रथम चतुर्थांश में हमेशा x का मान धनात्मक होता है, तो ये इधर कह रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और y का मान 0 से बड़ा मतलब ऊपर, ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या कह रहा है, इधर का पूरा एरिया, और ये क्या कह रहा है, ऊपर का एरिया, ये वाली ये। अब देखो बाकी का, देखिए पहला वाला देखते हैं, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120। यहीं पर ध्यान देने का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधा जो है फिगर के हैं, 2.5, 2.5 नंबर इसके हैं फिगर के, और 2.5 नंबर आपके कैलकुलेशन के हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए फिगर को एक्यूरेट बनाना है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं ना, एक नज़र मार के जान जाते हैं कि फिगर सही है, कोई नाप आप नहीं करेंगे, आपका देखेंगे ओह फिगर एक्यूरेट बना रखा है, ठीक है। शीर्ष पॉइंट देखेंगे और आपको मार्क्स दे देंगे फुल, ठीक हो गया। अब देखो ये क्या कहता है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, ये वाली इक्वेशन है वो, ये, इसीलिए इसके ऊपर लिख देना चाहिए x प्लस 2y 120 वाली है ना, तो x प्लस 2y 120 से छोटा है। तो ये जो लाइन है इसने इस पूरे क्षेत्र को 2 भागों में बांटा, अपने से, ये वाली लाइन है ना, अपने से नीचे का क्षेत्र और अपने से ऊपर का क्षेत्र। तो ये कौन से एरिया को कवर करता है, ये किस क्षेत्र को बता रहा है। तो एक बिंदु मैं इसके नीचे देखूंगा, ठीक है, और एक बिंदु मैं इसके ऊपर देखूंगा। तो इसके नीचे का मैंने माना ये वाला बिंदु ले लिया, कोई ये वाला बिंदु क्या है 20,0, कोई भी ले सकते हैं आप, ये कोई भी, इसके नीचे का 20,0 रखिए, x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 20 का मान 120 से छोटा होता है, 20 लेस देन 120, बिल्कुल सही। इसका मतलब नीचे का क्षेत्र की बात करेगा, एक बिंदु मिल जाए क्लियर हो जाएगा। एक बिंदु मैंने ऊपर ले लिया, इस लाइन के ऊपर 70,0 वाला 0,70,
रखिए यहाँ x0 y70, 70 दूनी 140, 140 का मान कभी भी 120 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब ये जो क्षेत्र बता रहा है इसके नीचे का, ये पूरा नीचे का एरिया, ये अपने से नीचे, अपने ऊपर भी और अपने से नीचे भी, ठीक। अपने ऊपर क्यों, इज इक्वल टू भी है ना। दूसरा देखिए आप, दूसरी इनइक्वालिटी आपकी ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 वाली। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 वाली ये है डियर स्टूडेंट, ये हो। इसने इस रीजन को दो भागों में बांटा। इसने, ध्यान से समझिए आप, इसने मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 ने इस पूरे क्षेत्र को दो भागों में बांटा, एक अपने से ऊपर, एक अपने से नीचे, अलग अलग रोल है सबका। अब क्या हुआ, अपने से ऊपर वाला तो ये है और अपने से नीचे वाला ये है, तो कौन सा क्षेत्र ये कवर करेगा, ये वाला। 2 पॉइंट ले लेंगे, बात वही है, एक इसके नीचे का, एक इसके ऊपर का। तो मैं चलो इसको ले लेता हूँ 30 वाला पॉइंट, 30,0, 30 है नहीं एक्स एक्सिस पे, तो 30,0 यहाँ रखिए, x बराबर 30 करो, 30 प्लस वाई 0 है। 30 का मान कभी भी 60 से बड़ा नहीं होता, 30 का मान कभी भी 60 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब इसके नीचे का क्षेत्र नहीं कवर होगा, इससे इसके नीचे का क्षेत्र नहीं कवर होगा। एक बिंदु ऊपर का देख लीजिए, इसके बाहर, माना मैं इसको देखता हूँ 100,0 देखते हैं, x 100 किया y 0, तो जैसे x 100 किया 100 का मान 60 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये लाइन क्या कह रही है, ये वाली इनइक्वालिटी क्या कह रही है, अपने ऊपर का पूरा क्षेत्र, ध्यान दीजिए, ये पूरा कवर, नीचे वाला नहीं, अपने ऊपर का, ठीक है। क्लास 11 में आपने पढ़े हैं। तीसरा क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 की लाइन ये है। अब ये भी इस पूरे क्षेत्र को दो भागों में बांट रहे, अपने नीचे का, अपने ऊपर का। अब ये जो है, ये इनइक्वालिटी, ये क्षेत्र इसके नीचे पड़ेगा या उसके ऊपर पड़ेगा, तो टेस्ट कर लेते हैं। आइए, एक बिंदु मैं ये वाला ले लेता हूँ 80,0। जैसे मैं x इज इक्वल टू 80 करूँगा, y 0 करूँगा, तो 80 का मान 0 से बड़ा होता है, तो इसका एरिया नीचे की ओर, ये नीचे की ओर कहेगा। एक बिंदु चलो ऊपर ले लेता हूँ, इस लाइन के ऊपर ये, तो 0,40 है, ये x 0 है, y 40 है, माइनस 80 का मान कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये वाले असमीका जो है, या ये वाला व्यवरोध जो है, वो कह रहा है नीचे, ठीक है। इसने कहा अंदर, इस वाले ने कहा इधर, ये वाला कह रहा है नीचे, ठीक है। ये कह रहा है इधर और ये कह रहा है ऊपर। कौन सा कॉमन रीजन हुआ, फिर से देखिए, इस वाले ने क्या कहा, नीचे, ऐसे नीचे लगाने रहा हूं, ठीक है। इस वाले ने क्या कहा, ऊपर, ये पूरा रीजन लो ऊपर का, ये सब। इसने क्या कहा, नीचे, पूरा नीचे कर दो कलर। ये वाला क्या कह रहा है, इधर सब कलर करो, ये पूरा क्षेत्र। ये क्या कह रहा है, पूरा ऊपर का क्षेत्र। तो आपको दिख रहा होगा जो कॉमन रीजन बनेगा सबके बीच वाला, वो ये वाला है, ये वाला क्षेत्र है। ध्यान से देखेंगे, ये वाला हो गया कॉमन रीजन, सबका कॉमन है ये, ठीक है ना, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये है कॉमन रीजन, ठीक है ना, दिस इज द कॉमन रीजन। अब इस कॉमन रीजन को देखो, ये कॉमन रीजन हो गया सबका, जितनी असमीकाएं हैं इन सबका। ये वाला, ये वाले कौन सी थी, ये इसके नीचे भी है, ये वाले क्या कह रही थी, ये वाली इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी है, ठीक है। ये वाला क्या कह रहा था, इसके नीचे, तो इसके नीचे भी है। ये वाला क्या कह रहा था,
इधर, तो बिल्कुल ठीक है, इधर है। और ये वाला क्या कह रहा था, ये ऊपर, तो ये तो रीजन है। और जब ये रीजन बन गया तो ये आप देख रहे हैं बाउंडेड है, ये परिबद्ध है, और इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र, फिजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र, फिजिबल रीजन। ये बन गया चित्र, 2.5 नंबर इसी मिल गए, 5 का आधा। ठीक है, इसको आप कलर करिए नीली पेंसिल से, कलर पेंसिल रखिए अपने पास या स्केच पेन। अब स्केच पेन से क्या होता है, थोड़ा सा पीछे भी उसका निशान पड़ता है, तो आपने जो क्वेश्चन है उसके पीछे कर रखा होगा, यही तो आपने ग्राफ कॉपी में बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्केच से भी कर सकते हैं, नीली से स्केच पेन से करिए जिससे चमके, एग्जामिनर देखेगा खुश हो जाएगा, वाह। ठीक है, ये स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानता है। ठीक है, और आपको पूरी मार्क्स दे देंगे। तो ये फिजिबल रीजन हो गया। ये परिबद्ध है, परिबद्ध क्यों है, इन रेखाखंडों से बंद है ये, तो इसके शीर्ष हो जाएंगे ये और ये। तो ये 2 शीर्ष तो मुझे मालूम है, ये तो ए था, जिसको हमने क्या लिखा 120,0। ये वाला जो है सी वाला पॉइंट है, ये सी वाला ये है, ये वाला ये। ठीक है, पर ये ना तो ये मालूम ना ये मालूम, तो निकाल लेते हैं। आइए, अब इसकी मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, अब मैं यहां पर कैलकुलेशन करता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, मेन है चित्र, चित्र बन गया। ठीक है, फिगर आपका बन गया, ग्राफ आपका बन गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास सी है, ये ए है, इसको मैं बी ले लेता हूं, इसको मैं पी ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालता हूं। पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, बिंदु पी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे। बिंदु पी क्या है, इस रेखा और इस रेखा के कटान पर है, इस रेखा और इस रेखा मतलब x + y = 60, x + y = 60, ये वाली रेखा है। और ये वाली रेखा कौन है, x - 2y = 0। घटाइए, घटा देंगे, हल कर रहा हूँ, कट गया। 3y = 60, तो y = 20, y का मान 20 है। ठीक है, अब इसको मैं x = 2y कर दूंगा, x - 2y = 0, यहाँ रख दूंगा। तो जैसे ही मैं x - 2 × y मतलब 20 करूँगा, तो ये 40 हो जाएगा, तो x = 40 आया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पहला x कोऑर्डिनेट आता है। ठीक है, 40, y है 20। इस बिंदु के निर्देशांक P के निर्देशांक हो गए 40, 20। इस B के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, अब आप देखिए B के निर्देशांक कैसे निकलेंगे। B एक तो इस रेखा पर है और दूसरा इस पर है, इस रेखा और इस रेखा के कटान पर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर है। तो मैं इसके लिए इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। किस किस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, इस पॉइंट के लिए ये वाली इक्वेशन, x + 2y = 120 है ये वाली इक्वेशन इस पॉइंट के लिए, और ये वाली इक्वेशन इस पॉइंट के लिए, क्योंकि दोनों यहाँ पर कट रहे हैं ना। तो ये वाली इक्वेशन क्या आपके पास, x - 2y = 0। इनको जोड़ दीजिए, प्लस और माइनस कट जाएंगे, जोड़ने पर एडिंग। ठीक है, इससे कट गया x 2x हो गया, 2x = 120, इसका मतलब x = 60। ये सब कैलकुलेशन करेंगे आप कॉपी में, ठीक है ना। जहाँ पर आपने कैलकुलेशन ये क्वेश्चन करना है वहाँ पर भी पेज रख देना है ग्राफ का। x = 60 हो गया, x 60 हो गया, तो यहाँ रख दीजिए इस इक्वेशन में। तो 60 आप लिख देंगे इस इक्वेशन में, x का मान 60 करेंगे, x - 2y = 0, इसका मतलब हुआ 2y = 60, तो y बराबर कितना हो गया 30, x = 60 है, y = 30। तो ये जो पॉइंट है x इसमें 60 है और y बराबर क्या है 30 है। तो इसके चारों वर्टेक्स निकल गए, चारों शीर्ष निकल गए, C भी निकल गया, A भी निकल गया, B भी निकल गया, P भी निकल गया। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन मेरे पास हो गई। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज लिखूंगा, थोड़ा भाषा भी लिखना है। भाषा क्या लिखना है,
वो भी आप देख लीजिए, लिखना जरूर है। सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र कौन है? इसको सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। ये इसका नाम लिख दीजिए, CAB, एक उत्तल बहुभुज है, एक उत्तल बहुभुज है जो कि परिबद्ध है, जो कि परिबद्ध है। ठीक है, उत्तल बहुभुज कहेंगे इसको, क्योंकि इसको यहां मिलाएंगे तो ये विकर्ण बन गया, और इसको यहां मिलाएंगे तो विकर्ण बन जाएगा, मतलब दोनों विकर्ण इसके अंदर हैं। तो ऐसे बहुभुज को उत्तल बहुभुज कहते हैं। उत्तल बहुभुज है जो कि परिबद्ध है, परिबद्ध जो इसकी बाउंड्री मालूम है। ठीक है, तो Z का अब आ जाते हैं इस पे। अभी तक हम इसको देख भी नहीं रहे थे। अब मेन तो ये है ना, Z का अधिकतम व न्यूनतम मान इसके शीर्षों पर पड़ेगा, क्योंकि हमको दोनों चीज़ करनी है। हमको अधिकतम भी निकालना है और न्यूनतम भी निकालना है। ये अधिकतम न्यूनतम कहाँ पड़ेंगे? इसके शीर्षों पर पड़ेंगे कहीं। ठीक हो गया, इतनी लैंग्वेज हो गई। ये लैंग्वेज लिखनी जरूरी है। अब मैं बनाता हूँ टेबल। ठीक हो गया, ये सब आप करेंगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो फटाफट कर लेंगे आप। 10 से 15 मिनट में ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, विदिन 10 मिनट्स। ठीक है, अब मैं एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ देखिए आप, एक जगह लिख देते हैं हम शीर्ष, यहां लिख देते हैं शीर्ष, वर्टिसेस, और यहां लिख देते हैं Z का मान, Z = 5x + 10y। कितने वर्टेक्स हैं? 4। तो इसके मैं 4 खाने बना लेता हूं। 1 2 3 4। पहला क्या है? C, तो C लिख देता हूं 60,0। ठीक है, फिर ये है A, इसका शीर्ष है 120,0। फिर है B है, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 60,3 इसके। फिर P के ये हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 40,20। अब यहाँ वैल्यू रखिए, जब x 60 है, y 0 है, तो ये तो 0 हो गया। x को जैसे आप 60 करेंगे, 65 जा 300। फिर रखिए y तो 0 है, x को 120 करिए, x का मान है, तो 12 पंजे 60, 600 हो गया। अब इसको देखिए, x = 60, तो 6 पंजे 30, 300 प्लस y = 30, तो 30 × 10 ये भी 300, तो ये भी हो गया 600। x बराबर रखिए इसमें 40, 40 पंजे कितना हुआ? 200, y = 20, ये हो गया 200, तो ये हो गया 400। 3 आप यहाँ पर देख रहे हैं कितनी वैल्यू आ रही हैं। यहाँ टेबल में आप देखेंगे 400 है, 300 है, 600 है, 600 है। तो ये तो न्यूनतम हो गया अपने आप ही, ये तो न्यूनतम सबसे छोटा इनमें ये है, तो न्यूनतम हो गया। अधिकतम 2 बिंदुओं पे निकल रहा है, ये भी अधिकतम, ये भी अधिकतम। ठीक है, अब इसके लिए जब 2 बिंदुओं पर अधिकतम निकले या न्यूनतम निकले, तो उसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या लिखते हैं? पहले मैं इसको लिख लेता हूं, Z का न्यूनतम मान कितना है? न्यूनतम मान 300, इसके शीर्ष किस पे? C
60,0 पर पड़ेगा, 60,0 पर पड़ेगा तथा z का अधिकतम मान, अब ध्यान देना है थोड़ा आपने यहाँ पर, अधिकतम मान 600, अब दो जगह 600 है, एक तो पॉइंट ए पर 600 है यहाँ, और दूसरा 600 का है बी पर, ये यहाँ भी 600 है मान और यहाँ पर भी 600 है। जब दो पॉइंट पर बराबर बराबर मान आ गए तो इस रेखा खंड को मिलाने वाले प्रत्येक बिंदु पर, इस रेखा खंड को मिलाने वाले प्रत्येक बिंदु पर z का मान 600 होगा। केवल इस और इस पर नहीं, ये तो हमने निकाले। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इनके प्रत्येक बिंदु पर z का मान क्या होगा, 600 होगा। तो लिखना होगा तथा z का अधिकतम मान 600 बिंदु या शीर्ष लिखिए, बिंदु के बजाय शीर्ष A 120,0 तथा B 60,30 को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर होगा, रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर होगा। बस जब दो मान बराबर आ गए तो क्या लिखेंगे, z का अधिकतम मान 600 A और B को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर पड़ेगा। जब आप इतना काम कर देंगे तो एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स दे देंगे। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है, मैं कह रहा हूं आपको बड़ा सरल सौदा है। 10 प्रश्न यहाँ हैं, 4-5 एग्जाम्पल हैं, 15 क्वेश्चन है, 15 में से 2 ही मेथड हैं, या तो परिबद्ध क्षेत्र होगा या अपरिबद्ध होगा। ठीक है, तरीका सबका एक ही है। आया समझ में? तो अवश्य आप इसको तैयार करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए डियर स्टूडेंट। एक बोर्ड बनाने के कारखाने में मशीनें ए, बी और सी कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 45% बोर्ड बनाती है। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब त्रुटिपूर्ण है। बोल्टों के उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छिक निकाला जाता है और वो खराब पाया जाता है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक प्रश्न आपके पास केस स्टडी का आएगा, नया पैटर्न है। ठीक है, नया पैटर्न बोर्ड ने इस समय अडॉप्ट किया है। तो एक क्वेश्चन केस स्टडी का आएगा वो मैथ्स का ही क्वेश्चन। जैसे माना मैं प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मैं केस स्टडी और लाया हूं, तो करना ये प्रायिकता के तरीके से है, पर एक कंडीशन आपके सामने रखी गई है। बोल्ट बन रहे हैं 3 मशीनें ए, बी और सी, कुल उत्पादन का 25% बोल्ट बनाते हैं मशीन ए, 35% बोल्ट बनाते हैं मशीन बी और 40% बोल्ट बनाते हैं मशीन सी। ठीक है, इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब है। मतलब मशीन ए 5% खराब बोर्ड बनाती है, मशीन बी 4% खराब बोर्ड बनाती है, मशीन सी 2% खराब बोर्ड बनाती है। बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छिक निकाला जाता है। अब बोल्ट बने हुए हैं, कोई एट रैंडम यादृच्छिक एक बोल्ट उठाया, वो देखो वो तो खराब है। ठीक है, उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि यह दिया गया है कि मशीन ए द्वारा निर्मित है। तो पहले मैं मान लेता हूं, माना B1 बोल्ट मशीन ए, B2 बोल्ट मशीन बी और B3 बोल्ट
मशीन सी के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, B1 बोर्ड किसने बनाया? मशीन ए ने। B2 बोर्ड किसने बनाया? मशीन बी ने। B3 बोर्ड किसने बनाया? मशीन सी ने। तथा बोल्ट खराब होने की घटना को ई से दर्शाया गया है। ई से दर्शाया गया है। ठीक हो गया। प्रश्न आप समझ गए होंगे। 3 मशीनें वो बोल्ट बनाते हैं। कुल बोल्टों का ए मशीन 25% बनाती है, बी मशीन 35%, सी मशीन 40%। ये कुछ खराब बोल्ट भी बनाते हैं। मशीन ए 5% खराब बोल्ट बनाती है, बी 4% बनाती है और सी 2% बनाती है। अब बोल्टों का जो ढेर है उससे यादृच्छिया एट रैंडम एक बोल्ट निकाला और वो देखा वो तो खराब है। अब वो कह रहा है कि उपयुक्त जानकारी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अभी मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, उससे पहले मुझे कुछ मानना पड़ेगा बोल्टों में अंतर के लिए। मशीन ए के जो बोल्ट हैं वो B1, मशीन बी ने B2 बोल्ट बनाया, मशीन 3 ने B3 बोल्ट बनाया और एक बोल्ट खराब होने की घटना को मैं ई से दर्शा रहा हूँ। वो किसी भी मशीन का है, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब पहला वाला जो इसका पार्ट है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए। अब पहला वाला पार्ट 1 मार्क्स का है, दूसरा वाला 2 मार्क्स का है, तीसरा वाला भी 2 मार्क्स का है और इसमें अथवा भी जोड़ा हुआ है। या तो ये करो, ये करो, ये भी आपका 2 मार्क्स का, तो या तो ये करना है या ये करना है। ठीक, प्रश्न है बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बोल्ट खराब है, बोल्ट के खराब होने की घटना को ई से दर्शाया गया है, तो ई की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि यह दिया गया है कि वो मशीन ए द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आप देखिए, बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता, या पहले मैं कुछ और कंडीशन निकाल लेता हूँ, जनरल चीज़ें, इसको बाद में करता हूँ, फर्स्ट वाला पार्ट बाद में करता हूँ, या उसी में हो तो जाएगा, ये इसी में हो जाएगा। बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता जबकि यह मशीन ए द्वारा बनाया गया है। अब देखिए ध्यान से, इस लैंग्वेज को आप देखिए। बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, खराब बोल्ट की घटना को ई से दर्शाया गया है, जबकि यह मशीन ए द्वारा बनाया गया है। ए ने कौन से बोल्ट बना रखा? B1। मतलब ये दिया हुआ है कि बोल्ट जो बना रखा है वो ए ने बनाया। ए ने कौन सा बोल्ट बनाया? B1 बनाया। ये तो दिया हुआ है और इसकी प्रायिकता चाहिए, तो यह है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, ये हमको दे रखा है क्या? 5% बोल्ट मशीन ए ने खराब बनाए, तो ये है 5%। और परसेंट अपने आप में क्या है? प्रायिकता है, मतलब 5/100, 5/100, तो ये हो गया 0.05। क्लियर हो गया? इसी में मैं लिखता हूं, ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, 1 मार्क्स आपके तैयार हो गए। इसी में मैं और भी इंफॉर्मेशन निकालता हूं। अब क्या इंफॉर्मेशन निकालता हूं डियर स्टूडेंट? बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता जबकि वह मशीन बी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, मतलब बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता जबकि वो मशीन बी मशीन ने बनाया है,
बी मशीन ने B2 बोल्ट बनाया है, ये खराब होने की प्रायिकता क्या है 4% तो हो जाएगा 4/100, इसको लिख देंगे 0.04, ठीक है। और तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता जबकि वो सी मशीन ने बनाया, सी मशीन ने कौन बनाया B3, ये मालूम है, खराब होने की प्रायिकता है E, तो सी ने 2% खराब बनाया है तो 2%, 2/100, तो ये हो गया आपके पास 0.02, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो पहला वाला आंसर तो निकल गया पहले वाले का। अब मैं ये ज़रा थोड़ा सेव कर लेता हूँ, फिर मेरे को आगे आसान हो जाएगा काम करने में। इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E B1 मेरे पास आया है 0.05, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E यहाँ B2 कर लेता हूँ, B2 मेरे पास आया है 0.04, प्रोबेबिलिटी B3 ये मेरे पास आया 0.02, ठीक हो गया। अब पहला वाला मैंने क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया डियर स्टूडेंट, उसको आप देख लीजिए और आगे देखिए डियर स्टूडेंट। फर्स्ट वाला पार्ट तो हमने कर दिया और आगे देखते हैं, ये तो मैं इसको सेव कर दिया यहाँ पर, और आगे देखते हैं। और भी चीज़ें मैं निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बोल्ट बनाने की प्रायिकता, मतलब मशीन ए ने जो बोल्ट बनाए उसकी क्या प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मतलब मशीन ए ने जो बोल्ट बनाए उसकी प्रायिकता, कितने परसेंट बोल्ट बनाए 25%, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, क्योंकि B1 बोल्ट जो ए मशीन ने बनाए हैं, तो ए मशीन के बोल्ट बनाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना है 25%, तो मतलब 25/100 ये हो जाएगा 0.25, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, बी मशीन ने जो बोल्ट बनाए, ठीक है, B2 बोल्ट किसने बनाए, मशीन बी ने, तो मशीन बी द्वारा बोल्ट बनाने की प्रायिकता कितनी हुई 35%, ये हो जाएगा 35/100 इज इक्वल टू 0.35, और सी मशीन ने जो बोल्ट बनाए उसकी प्रायिकता, ठीक है, सी मशीन के बोल्ट बनाने की प्रायिकता कितना परसेंट है 40%, 40%, तो ये हो गया 40/100, तो ये हो गया 0.40, तो ये भी मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इज इक्वल टू 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 दैट इज इक्वल टू 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इज इक्वल टू 0.40, ठीक हो गया। अब चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है ना, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, प्रश्न का जो सेकंड वाला पार्ट है इसको समझेंगे। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि खराब बोल्ट मशीन बी द्वारा निर्मित है। अब ये दिया हुआ है कि बोल्ट खराब है, ध्यान देंगे आप, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि खराब बोल्ट दिया हुआ है, बोल्ट खराब है। अब हमको प्रायिकता ज्ञात करने की मशीन बी ने बनाया, ठीक है, तो खराब बोल्ट मशीन बी के द्वारा बनाने की प्रायिकता, ठीक है। मशीन बी ने क्या बोल्ट बनाया B2, और हमको दिया है खराब बोल्ट, मतलब ई घटक क्या दिखा रही है, खराब बोल्ट, ये दिया हुआ है बोल्ट खराब है, किसने बनाया, बी मशीन ने,
तो B2 की प्रायिकता। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, तो ये कैसे निकलेगा, दिस इज इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, आप देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी डियर स्टूडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकल जाएगी, आप देखिए बेस थ्योरम यूज करेंगे। बेस थ्योरम का प्रयोग करने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बाय B2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3। ये तो है बेस थ्योरम, ठीक है ना। बेस थ्योरम आप जानते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ऐसा लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E की प्रोबेबिलिटी बाई B2, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये सब तीन टर्म आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए B2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.35 इंटू ये निकाला हुआ हमने 0.04 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 है 0.25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EB1 0.05 प्लस दूसरा वाला यही है 0.35 इंटू 0.04 प्लस PB3 0.40 इंटू PEB ये वाला 0.02। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं। कहां पर कैलकुलेट करूंगा, अभी सब मैंने जो निकाला हुआ है ये सब क्वेश्चन भी आपने देख लिया है, मुझे इनके क्वेश्चन निकालने हैं या मैंने सब रख लिया है। तो अब मैं यहां पर इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां सॉल्व कर लेता हूं मैं इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। आप देखो इसकी इससे गुणा कितनी होगी, बराबर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इज इक्वल टू इसकी इससे गुणा 5 के 20 का 0 2, 5 के 2, 4 3 12 2 14, डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 4, एक जीरो और बढ़ा दीजिए यहाँ, ठीक है। 5 के 20 का 0 2, 4 3 12 2 14, 1 2 3 4, ये हो गया, डिवाइडेड बाई इसको 25 पंजे 125, ठीक है। 1 2 3 4, एक जीरो और लगाइए, प्लस दूसरा टर्म तो ये हो जाएगा 0.0140 प्लस तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इससे, ठीक है। 40 दूने 80, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो बराबर ये हो गया आपके पास 0.0140। इन तीनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। पहले इकाई वाला जोड़ेगा 0 0 5, ये हो गया 5 8 12 14 1 2 3, ठीक है। और फिर क्या बच गया, सब जगह 0 है, ठीक है ना, ये हो गया 0। अब डेसिमल के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 140/345, काटे 5 से, 5 दूने 10, 5 8 40, 5 6 30, 5 9 45, ठीक है ना। तो 28/69 आ गया, 28/69 आ गया। जो सेकंड वाला था